नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज अपन मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। इस धनराशि को उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो यह धनराशि 5100 रुपए अधिक अर्जित करती। मतलब 5100 रुपए अधिक ब्याज मिलता इसमें, और 5100 रुपए अधिक ब्याज मिलता तो वह धनराशि कितनी होगी। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो सीधा शॉर्ट ट्रिक होता है इसका, और शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है कि 1% अधिक होती, और 1% अधिक होती, साधारण ब्याज की दर 1% अधिक होती तो 3 वर्ष में 1 इंटू 3 कितना प्रतिशत हो जाता? 3% हो जाता। ये 3% का बेनिफिट किसके बराबर हो जाता? 5100 के बराबर। तो 1% का बेनिफिट हो जाता 5100 बट्टा कितना? 3 के। और 100% बेनिफिट चाहिए आपको, तो बताओ 5100 बट्टे 3 इंटू क्या कर दो? 100 कर दो। ये भाग चला गया कितनी बार है? 17 बार। और 17 के आगे ये 4 जीरो लगा दो, तो 1,70,000 जिस ऑप्शन में है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये, एक तरीका इसका वही बेसिक तरीका। और बेसिक तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो चलो मैं बेसिक तरीका बता देता हूं इसका। और बेसिक तरीका क्या है, देखो बंधु, इसका बेसिक तरीका इसका ये कहता है कि बेसिक तरीके से आपको प्रिंसिपल कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? प्रिंसिपल कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। और आप प्रिंसिपल मान लीजिएगा कुछ न कुछ पी, ठीक है। और उस धनराशि को आप 3 वर्ष के लिए निश्चित दर से उधार दे दो। 1% अधिक होती तो पी रुपए मैंने मान लिया, और निश्चित दर पर पी रुपए उधार दे दिए R% की दर पर 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए उधार दे दिया। R+1 होती तो ब्याज अधिक आता साहब, ठीक है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो यहां से ब्याज, इस सेगमेंट से ब्याज माइनस इस सेगमेंट से ब्याज, ब्याज का सूत्र होता है PRT बटा 100। P इंटू आर कितना है? R+1 बट्टा कितना? 100 इंटू समय कितना? 3 माइनस P इंटू यहां से ब्याज R/100 इंटू समय कितना? 3 बराबर कितना? 5100 रुपए। ये R तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देखना कैसे होगा। ये 3P/100 तो कॉमन ले लेता हूं। 3P/100 कॉमन ले लिया तो यहां R+1 आ गया और माइनस R आ गया, बराबर कितना? 5100। ये लो, ये आपके पास में 5100 आ गया, और ये 5100 आपके पास में आ गया, तो ये तो R से R तो कट गया। और ये 3 का भाग 5100 में कितनी बार? 1700 बार। और 1700 को P बराबर चाहिए, तो 1700 को, इस एक का तो कोई मतलब नहीं है, 1700 को आप 100 से गुणा और कर दो तो 1,70,000 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि एक प्लॉट को 18,700 में बेचने पर एक मालिक को 15% की हानि होती है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए प्लॉट को कितने में बेचे? सेम वही परसेंटेज से करना चाहते हो तो सीधा ये कर दो, 18,700 में बेचा, सेलिंग प्राइस कितना है? 18,700, ठीक है। 18,700 रुपए सेलिंग प्राइस है, और इसमें आपको 15% का लॉस हो रहा है। तो 15% का लॉस हो रहा है तो ये कितना परसेंट है? 85%। कितना परसेंट है? 85%। कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 15% का लाभ हो? इसका मतलब आपको चाहिए कितना? 115%। आप चाहते 115% हो, ठीक है। तो बताओ 85% बराबर किसके? 85% बराबर किसके? 18,700 के। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा? 18,700। 18,700 बट्टे 85 इंटू आपको 115% वाला सेलिंग प्राइस चाहिए, तो 18,700 बट्टे 85 इंटू कितना? 115। 23 का, सॉरी, 5 का भाग 17 बार, 5 का भाग 23, 5 115, 17 एकम 17, 17 एकम 17, फिर 17 एकम 17, 1100, 23 एकम 23, 2 जीरो को तो कोई रोकने वाला नहीं है। 23 एकम 23, 23 और 2 कितना? 25,
25,300 रुपए में बेचो, ताकि आपको 15% का क्या होगा, प्रॉफिट भी होगा। अगर 15% का अगर प्रॉफिट चाहते हो तो 25,300 रुपए में बेचना पड़ेगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है बंधु? दूसरा तरीका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है इसी का ही। वो ये कहता है कि सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो, ठीक है। 18,700 में बेचा तो 15% की हानि हुई, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस ए बट्टा कितना, 100। इसमें लॉन्ग मेथड होती है। 18,700 में बेचा तो क्रय मूल्य निकाल लो, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस ए। 15% का लाभ तो 15% की हानि हो रही है तो 85 बट्टे कितना हो जाएगा, 100। 85 बट्टे कितना, 100। चीज वहीं जाएगी घूम फिर के। क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 18,700 इंटू 100 बट्टे कितना कर दो, 85 कर दो। ये क्रय मूल्य आ गया। अब अगेन विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा? अगेन आपको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 18,000। कॉस्ट प्राइस 18,700। इसकी कैलकुलेशन हमने नहीं की है। 100 बट्टे कितना, 85 इंटू क्रय मूल्य तो हमने लिख दिया इंटू 100 प्लस, तो 15% लाभ है तो 115 बट्टे कितना, 100। ये लो चीज घूम फिर के वहीं आ जाती है। यहां से भी आंसर वही आएगा, 25,000 कितना, 300। 25,300। यहां से भी आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। दोनों तरीके ठीक हैं। नेक्स्ट डे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना। अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में, किसके मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20% की कमी करने पर एक गृहिणी को 240 रुपए में 6 किलो चीनी अधिक 6 किग्रा अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। तो चीनी की प्रति किग्रा मूल कीमत क्या है? ठीक है, मूल कीमत आपको चीनी की पूछी है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी करने पर, तो मुझे ये बताओ कि मूल्य 20% कम हो गया, चीनी का मूल्य 20% कम हो गया, तो मूल्य 100 से घटकर कितना हो गया, 80 हो गया। इसको अगर मैं काट दूं तो बताओ ये 20 का भाग 5 बार और 20 का भाग कितनी बार, 4 बार। मात्रा का अनुपात क्या आएगा ये बताओ। देखिए मूल्य और मात्रा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो 4 अनुपात कितना, 5। मात्रा का अनुपात 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ यहां कितना ज्यादा खरीद पा रही है ये, 1 किलो। 1 ही बराबर किसके होगा, 6 के। तो यहां एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 1 किलो। तो एक्स्ट्रा कितना आ रही है, एक्स्ट्रा चीनी आ रही है 1। 1 को 6 के बराबर करना है तो इंटू क्या कर दो, 6। बताओ पुरानी मात्रा कितनी थी चीनी की, 2% तो ये हो गए। पहले चीनी 24 किलो खरीद पाती थी और आज चीनी कितनी खरीद पा रही है, 30 किलो। कितनी खरीद पा रही है, 30 किलो चीनी खरीद पा रही है। ये पूछा है चीनी की मूल कीमत क्या है। चीनी की मूल कीमत, ओरिजिनल कीमत, मूल कीमत पहले वाली होगी ये वाली। तो यहां से मूल कीमत, कौन सी कीमत है, मूल कीमत चीनी की पूछी है। तो कीमत का फॉर्मूला होता है अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। क्या होता है बंधु, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी, मात्रा। अमाउंट कितनी, 240, और 240 में 24 किलो चीनी खरीद पाती थी, तो 10 रुपए पर किग्रो। कितना हो जाएगा, 10 रुपए प्रति किग्रा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। एक तो तरीका ये है इसका। एक तरीका इसका मैं और बता देता हूं आपको। हाँ जी, चीनी का पुराना मूल्य, ओल्ड रेट अगर आपको पूछनी है, ठीक है, तो मैं एक तरीका तो ये बता देता हूं आपको। ओल्ड रेट का फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हो, ओल्ड रेट। ठीक है, अगर आपको ओल्ड रेट चाहिए तो A बट्टा 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस ए इंटू RS अपॉन kg कर दो, ये लो। और अगर आपको न्यू रेट चाहिए, कौन सी रेट चाहिए, न्यू रेट, नई रेट चाहिए, तो मुझे ये बताओ A बटा 100 इंटू RS अपॉन क्या कर दो, kg। ये ट्रिकें हैं दोनों ही इसकी। तो देखो कैसे, ओल्ड रेट चाहिए तो एक का मान तो कितना है, 20, तो 20 लिख दो। 20% की कमी हुई है तो इसका मतलब 100 में से 20 घटा लो, 100 माइनस 20। RS कितना है, 240 किलो। कितनी कम आ रही है, 6। काट दो इनको। देखो भाई, इनको मैं लिख सकता हूं 20 बट्टे 80, 20 बट्टे 80 इंटू 240 बट्टे कितना, 6। हाँ जी, 6 चौकी 24 से 40 बार भाग गया, 40 का भाग 2 बार और 2 का भाग 20 में कितनी बार,
10 रुपए प्रति किलो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 रुपए प्रति किलो आ जाएगा। तो यहां से आ गया 10 रुपए प्रति किलो। तो ये आपके पास में चीनी की मूल कीमत आ जाएगी 10 रुपए प्रति किलो। इससे लिखोगे तो नई कीमत भी आपके पास में आ जाएगी, चीनी की वर्तमान भाव भी आपके पास में आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, ठीक है बंधु। हाँ जी, निम्न में से कौन सी भिन्न इनके मध्य में स्थित है? ठीक है, कंप्यूटर टीचर एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, निम्न में से कौन सा इनके बीच में स्थित है, ये पूछा है। ऐसा मत कर देना कि कौन सा बीच में स्थित नहीं है। मैं आपसे पूछूं 80 और 50 के बीच में कौन सी संख्या स्थित है, और मैं कह दूं 30 है, 20 है, 55 है और 96 है, तो आप कहोगे 55 है सर 80 और 50 के बीच में। तो ठीक है कि जो बीच में है वो एक से छोटी होगी और एक से क्या होगी? बड़ी होगी। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं क्या ये 13/15 जो है 13/45 है, क्या ये बीच में है क्या? तो इसको बीच में लाने के लिए माइनस का 4 बट्टा कितना है? 5। माइनस का 4/5 और माइनस का 2 बट्टा कितना है? 3। माइनस का 4/5 और माइनस का 2/3 के बीच में इस 13/45 को घुसाओ आप। ठीक है, और 13/45 को लेओगे आप 13/45 को, माइनस का है ये भी। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 45 का भाग माइनस का 90 और 13×3 39, ये माइनस का कितना आ गया? 39। ठीक है, हाँ जी। अभी देखिएगा 45 4 180 माइनस का 180, और ये मैं पहले इन दोनों में चेक करूं कि कौन सी बड़ी है। तो माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। तो ये वाली भिन्न उस भिन्न से क्या है? बड़ी है। ठीक है, और 13×5 65 माइनस का 65। अब बताओ माइनस का 180 बड़ा या माइनस का 65 बड़ा? माइनस का 65 बड़ा। माइनस का 65 बड़ा, तो वो वाली भिन्न क्या है? बड़ी। अरे जो दोनों से बड़ा है, जो आप और आपका मित्र सोच लो इन दोनों से बड़ा है, वो बीच में स्थित होगा क्या? वो बीच में स्थित नहीं होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगला सेकंड ऑप्शन पे मैं चेक करवाता हूं आपको, और सेकंड ऑप्शन में आपको कह रहा है -3/5 बीच में होगी क्या? तो माइनस का 4/5 ले लीजिएगा आप एक। तो माइनस का 4/5 ले लिया, ओके। और एक मैंने ले ली माइनस का 2/3, ये बिन ले ली और वो बिन ले ली। इनके बीच में मैं मान लेता हूं कौन सी है? माइनस की 3/5। माइनस की 3/5 मान लो बीच में है। आप चेक कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो आएगा उस तक आपका हैबिट हो जाएगी। माइनस का 3/5 है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। तो चलो माइनस का 20 माइनस का 15, लो बताओ भाई कौन बड़ी? वो बड़ी, रेड वाली बड़ी है। ओके चलो ठीक है। फिर देखो 3×3 9, माइनस का 9 और 5×2 10। माइनस का 10 बड़ा या माइनस का 9 बड़ा? माइनस का 9 बड़ा, तो ये भी बड़ी। तो ये दोनों से ही बड़ी है, वो कभी भी बीच में नहीं हो सकती। तो बी ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद में मैं अगला चलता हूं सी ऑप्शन पे। ठीक है, तो सी ऑप्शन को चेक कर लेता हूं। सी ऑप्शन में मेरे पास में है माइनस का 1/3। तो सबसे पहले लिख लेता हूं माइनस का 4/5, ओके, और फिर लिख लेता हूं माइनस का 2/3, और बीच में मैं डाल देता हूं कौन है? माइनस का 1/3। तो देखो ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5, ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12। बताओ माइनस का 5 बड़ा या माइनस का 12 बड़ा? माइनस का 5 बड़ा, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। और इधर देखिएगा माइनस का 6 और ये माइनस का कितना? 3। माइनस का 3 बड़ा या माइनस का 6 बड़ा? माइनस की संख्या जितनी छोटी उतनी बड़ी, फिर बड़ी वही अगेन बड़ी, और बीच वाली अगर दोनों से बड़ी है तो वो सबसे बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब मध्य में नहीं हो सकती, तो मध्य में नहीं हो सकती, तो ये थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका राइट आंसर फोर्थ था, और फोर्थ है इसका राइट आंसर। अब देखो कैसे बीच में स्थित होगी। सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा माइनस का 4/5 को, माइनस के 4/5 को रख लीजिएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद में माइनस का 2/3, हाँ जी। नेक्स्ट उसके बाद में बीच में कितना रख लो? माइनस का 7/9। भाग देके भी चेक कर सकते हो, दुनिया भर के तरीके हैं बिनों में छोटी बड़ी निकालने के। हर समान बना लो, अंश समान बना लो, पता नहीं कितने तरीके यूज कर सकते हो आप। लो भाई माइनस का 35 माइनस का 36, मुझे ये बताओ बड़ी कौन सी है? वो वाली भिन्न क्या है? बड़ी है। चलो यहां तो बड़ी मिल गई। इधर चेक करता हूं मैं अगेन। यहां मैं ये चेक करूं कि माइनस का तो 21 और माइनस का 18, बताओ बड़ी कौन सी?
माइनस का 21 बड़ा या माइनस का 18 बड़ा? तो माइनस का 21 बड़ा नहीं है, 18 बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगी? बड़ी। तो वो बड़ी हो जाएगी और उससे उससे ये क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो उस भिन्न से ये क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो एक से बड़ी और एक से छोटी, तो इससे बड़ी है लेकिन उससे छोटी है, इसका मतलब ये भिन्न क्या है? बीच में है। राइट आंसर इसका कौन सा होगा? चौथा होगा। ठीक है, छोटी बड़ी भिन्न निकालना ग्रेड की बड़ी परंपरा रही है। और बात करें अधीनस्थ बोर्ड की, तो वो ये बीच में कौन सी है और कौन सी नहीं है, इस प्रकार की चीजें ज्यादा पूछता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी। निम्न में से कौन सा विकल्प आसन कोणों का युग्म है? ये पूछा है, निम्न में से कौन सा विकल्प आसन कोणों का युग्म है? एडजेसेंट एंगल का जो पेयर है वो कौन सा है? तो ये आसन कोण रेखा एवं कोण से संबंधित ये क्वेश्चन अलवर सेंटर पे जो री एग्जाम हुई थी लेवल 2 की लास्ट ईयर, तो वो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा था आसन कोणों का कौन सा विकल्प है। आसन कोणों का खास बात क्या होती है? आसन कोणों के लिए बंधु इतनी चीज ध्यान रखना, आसन कोण एडजेसेंट एंगल है उनके लिए तीन बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 बात, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। एक उभयनिष्ठ क्या होता है? शीर्ष होता है। एक तो उभयनिष्ठ इनका क्या होता है? शीर्ष होता है। हाँ जी, एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, एक इनकी कॉमन साइड होती है। उभयनिष्ठ क्या होती है? भुजा। एक उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ भुजा, और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है, एक कोण उभयनिष्ठ भुजा के, एक कोण उभयनिष्ठ भुजा के दाईं तरफ, एक कोण उभयनिष्ठ भुजा के दाईं तरफ, तो दूसरा किधर होता है? बाईं तरफ। बस आसन कोणों के संदर्भ में इतनी ही चीजें करेक्ट होती है। आसन कोणों के लिए तीनों चीजें एक साथ अप्लाई होनी चाहिए, तीनों एक साथ अप्लाई होती है, वही आसन कोण होते हैं। बताओ, उभयनिष्ठ शीर्ष तो है इस बी ऑप्शन में, लेकिन उभयनिष्ठ भुजा नहीं दिख रही है और एक कोण उधर एक कोण इधर, ये आसन कोण नहीं हो सकती। ये देखो, उभयनिष्ठ शीर्ष तो है, लेकिन ये जो ए कोण बन रहा है और बी कोण बन रहा है, ये एक दूसरे के एरिया में घुस रहे हैं। इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ही दाईं तरफ हैं और दोनों दाईं तरफ होते हैं, ऐसे कोणों को आसन कोण नहीं कह सकते। नेक्स्ट, इनका उभयनिष्ठ शीर्ष ही नहीं है, उभयनिष्ठ शीर्ष इन्हीं का है, तो ये एक बिंदु उभयनिष्ठ है। एक कोण इधर बन रहा है, दूसरा कोण किधर बन रहा है? इधर। एक यहीं तक है, एक यहां तक है। ठीक है, तो ये आसन कोणों का युग्म है, ये उभयनिष्ठ शीर्ष हैं। इसको उभयनिष्ठ शीर्ष बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं? उभयनिष्ठ शीर्ष बोल सकते हैं। ये उभयनिष्ठ शीर्ष हैं और ये उभयनिष्ठ क्या है? ये उभयनिष्ठ भुजा है आपके पास में, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। थैंक यू दोस्तों, इस प्रकार हमने मैथ्स के क्वेश्चनों का क्या किया? सॉल्यूशन।